Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. My name is Dr. Wasim Ahmed, and I am given the task to teach you some remaining topics in general pathology. मुझे बताया गया है कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली आपको पढ़ाई जा चुकी है और इन्फ्लेमेशन के अंदर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वहाँ तक आपने पढ़ा है। तो हम इन्फ्लेमेशन से दोबारा स्टार्ट लेते हैं। उसमें हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को भी पढ़ेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी देख लेंगे, और दूसरी ये कि आपका थोड़ा सा जो इन्फ्लेमेशन के बारे में कॉन्सेप्ट है दैट विल आल्सो बी रिवाइज्ड। ओके, व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन हैपन्स इन एवरीवन वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। हर इंसान के अंदर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस जो है वो बॉडी के अंदर होता है। ये अलग बात कि उस इंसान को उस प्रोसेस का पता चलता है या पता नहीं चलता, बट द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द बॉडी इन एवरी ह्यूमन। योर इम्यून सिस्टम क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, इंजरी और डिजीज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस या इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर क्यों होती है, यह हमारा इम्यून सिस्टम क्यों इसको क्रिएट करता है। तो बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन से, इंजरी से या डिजीज से। देयर आर मैनी थिंग्स यू वुडंट बी एबल टू हील फ्रॉम विदाउट इन्फ्लेमेशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन्फ्लेमेशन के बगैर बॉडी के अंदर हील अप नहीं हो सकती या ना होती। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लगता है कि जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो कितना ज़रूरी है। तो ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव इवेंट है। सो नाउ हाउ यू कैन डिफाइन द इन्फ्लेमेशन? So the inflammation can be defined as the response of body towards injury. बॉडी का रिस्पांस इंजरी के लिए इन्फ्लेमेशन कहलाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन accomplish its protective mission by first diluting, destroying or otherwise neutralizing harmful agent, for example microbes, toxins etc. तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है, वो एकम्प्लिश कैसे होता है, पूरा कैसे होता है, या अपना जो प्रोटेक्टिव मिशन है उसको वो किस तरीके से करता है। तो बेसिकली अपने प्रोटेक्टिव मिशन को वो प्रोसीड करता है डाइल्यूट करके या डिस्ट्रॉय करके, या जो एंटीजन है या जो हार्मफुल एजेंट हैं उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करके, जैसे माइक्रोब्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, अच्छा ये तो एक प्रोसेस हुआ। अगर आप ये कह लें कि जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो दो स्टेप्स में होता है, तो जो पहला स्टेप है वो या तो डाइल्यूट करने का है पैथोजन को या माइक्रोब को या टॉक्सिन्स को, या उसको डिस्ट्रॉय करने का है, या उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रोसेस है। और जो दूसरा प्रोसेस है, जो दूसरा स्टेप है, इट देन सेट्स इनटू मोशन द इवेंट्स दैट इवेंचुअली हील एंड रिपेयर द साइट्स ऑफ इंजरी। वो इवेंट्स होते हैं कि जो रिपेयरिंग करते हैं कहाँ पर, इंजरी, जो साइट ऑफ इंजरी होती है वहां पर रिपेयरिंग करते हैं। Without inflammation, infections would go unchecked and wounds would never heal. अगर इन्फ्लेमेशन ना होता या अगर इन्फ्लेमेशन ना हो तो क्या होगा कि आपके जख्म कभी भी नहीं भरेंगे और जो इन्फेक्शंस होंगे वो अनचेक्ड रहेंगे। बेसिकली इन्फ्लेमेशन करती क्या है कि वो बॉडी में होने वाले हर किस्म के इन्फेक्शन को चेक करती है और देन फिर अपना रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट जाहिर करती है। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है? ठीक है, अब ये इन्फ्लेमेशन के मैकेनिज्म को देखें कि when a microbe enters the tissue or the tissue is injured, the presence of the infection or damage is sensed by resident cell
मेनली मैक्रोफेजेस। बॉडी के अंदर कुछ रेजिडेंट सेल्स होते हैं। कौन कौन से रेजिडेंट सेल्स हैं? न सिर्फ ये कि मैक्रोफेजेस, बल्कि डेंड्राइटिक सेल भी रेजिडेंट सेल्स हैं। ठीक है, मास्ट सेल जो है ये भी रेजिडेंट सेल हैं, और कुछ किस्म के और सेल्स जो हैं वो भी रेजिडेंट सेल कहलाते हैं। तो जैसे ही कोई माइक्रोब बॉडी के अंदर इंटर होता है या बॉडी पर इन्वेट करता है या हमला करता है, तो ये जो रेजिडेंट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, वो उसकी मौजूदगी को सेंस कर लेते हैं। ठीक है, महसूस कर लेते हैं। अब महसूस करने के बाद क्या होता है, दीज सेल सीक्रेट मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से? साइटोकाइंस हैं, कुछ और किस्म की मेडिएटर्स हैं, आगे चलकर मैं आपको मजीद भी बताऊंगा, दैट इंड्यूस एंड रेगुलेट द सब्सिक्वेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस या डेंड्राइटिक सेल या मास्ट सेल हैं, वो क्या करते हैं, माइक्रोब की प्रेजेंस को उन्होंने सेंस किया और फिर क्या किया, कुछ मॉलिक्यूल्स को सीक्रेट किया। उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, इंड्यूस किया और रेगुलेट किया जो बाद में आने वाले इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस हैं उनको। ठीक है, या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को जो था वो उन्होंने क्या कर दिया, रेगुलेट कर दिया और इंड्यूस किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ये सिर्फ मैक्रोफेजेस या ये जो रेजिडेंट सेल्स हैं इनके अंदर मौजूद होते हैं? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो भी इनको क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती हैं वो भी इन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को प्रोड्यूस करती हैं, दैट रिएक्ट विद द माइक्रोब्स आर टू इंजर्ड टिश्यू, जो कि माइक्रोब के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। ठीक है, या रिएक्शन उसके साथ करता है। Some of these mediators promote the efflux of plasma and the recruitment of circulating leukocyte to the site where the offending agent is located. तो बेसिकली मेडिएटर्स का काम क्या है? मेडिएटर्स का काम ये है कि वो जो रेजिडेंट सेल्स हैं या ये प्लाज्मा है, ठीक है, ये जो ये सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स हैं उनको उस जगह पर लेकर जाए कि जहां पर हमला करने वाला एजेंट जो है वो लोकेट हो रहा है या लोकेटेड है। The recruited leukocytes are activated and they try to remove the offending agent by phagocytosis. आगे चलकर मैं आपको फेगोसाइटोसिस का अमल भी बताऊंगा कि बेसिकली फेगोसाइटोसिस होता कैसे है। तो ये रिक्रूटेड ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, यानी पहला काम जो है वो ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन है, एंड देन दे आर एक्टिवेटेड, और जो दूसरा काम है वो उनकी एक्टिवेशन है। और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करते हैं, वो ऑफेंडिंग एजेंट को फेगोसाइटोस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो ल्यूकोसाइट्स की एक्टिवेशन होती है ना, इसका एक अनफॉर्चुनेट साइड इफेक्ट ये भी होता है कि ये कभी कभार जो नॉर्मल होस्ट टिश्यू हैं उनको क्या करती है, नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कभी कभार होता है। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन हुआ कि इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बेसिकली उसका मैकेनिज्म क्या है या ये वकू पजीर कैसे होती है। अब ये देखें, ये बेसिकली फेगोसाइटोसिस का अमल है। ये मैक्रोफेज है, एक बड़ा सेल, दरमियान में आपको उसका न्यूक्लियस नजर आ रहा है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के ऊपर इन्वेट करता है तो हमने बताया कि वहां पर ल्यूकोसाइट की क्या होती है, माइग्रेशन होती है, और देन फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उसको फेगोसाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ वायरस और बैक्टीरिया, और ये फिर जो मैक्रोफेज है उसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये एक बड़ी क्लासिकल पिक्चर है जो आपको हमेशा, अगर ये पिक्चर आपने जहन में रख ली तो आपको इन्फ्लेमेशन का जो प्रोसेस है वो बड़े अच्छे तरीके से अजबर हो जाएगा। ये जो रेड एरोज नजर आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है या आपकी बॉडी इंजर्ड हो गई है, या अगर आप ओबीस हैं, ओवरवेट है, मोटापे को कहते हैं ओबेसिटी, या आप डायबिटिक हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीजें वो चीजें हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज करती हैं। ये
एजेंट्स हैं इन्फ्लेमेशन के। तो अगर ये चार चीजें आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो जो बाहर निकलने वाले मूजी असरात होंगे या हार्मफुल इफेक्ट होंगे वो क्या होगा। अब एक एक जो ब्लैक एरो है उसको देखते रहें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है, आर्थराइटिस जो हड्डियों की या उसकी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, हड्डियों की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। एल्जाइमर डिजीज है, ठीक है, इस जिसके अंदर मेमोरी का लॉस हो जाता है, या एस्थमा एलर्जीज हैं, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोलोन की इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, कोलोन, ब्रेस्ट, लंग कैंसर्स हैं, जॉइंट पेन है, आई डिसऑर्डर्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं या जिंजिवाइटिस हैं। ये तमाम के तमाम इवेंट्स तब होंगे जब आपकी बॉडी दो चार होगी इन्फेक्शन से या इंजरी से या ओबेसिटी से या डायबिटीज से। तो इन चार चीजों से आपने हद्दुल वसा अपनी बॉडी को ये बाकी मुसीर असरात से बचाने के लिए जरूर महफूज रखना है। ओके, नाउ वी कम टुवर्ड्स द हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की हिस्ट्री जो है वो क्या है, कब शुरू हुई, कब किसी ने इन्फ्लेमेशन को नोट किया। तो 1793 was the year when the Scottish surgeon John Hunter noted that inflammation is not a disease. जॉन हंटर ने ये नोट किया कि इन्फ्लेमेशन बेसिकली डिजीज नहीं है, बट इट्स अ होस्ट रिस्पॉन्स, बल्कि ये तो होस्ट का रिस्पॉन्स है। जैसे हमने डिफाइन किया कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टुवर्ड्स इंजरी। तो बॉडी क्या चीज है, वो होस्ट है, तो होस्ट का रिस्पॉन्स है। 1880 में एक रशियन बायोलॉजिस्ट था जिसने ये डिस्कवर किया कि ये जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस है ये किस तरीके से होता है मेमेलियन सेल के अंदर। तो उसने बेसिकली इस प्रोसेस को या फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को एक्सक्यूज मी मेमेलियन सेल के अंदर जो था वो डिस्कवर किया। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन की कितनी किस्में हैं, कितने टाइप्स हैं। इन्फ्लेमेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। कौन कौन सी हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा नॉलेज आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में है। सो यूजुअली अकर्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन होता सीवियर है, येट ऑफन सीवियर। ठीक है, अक्सर जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो बड़ी सख्त किस्म की होती है, सीवियर होती है। ठीक है, होता शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है लेकिन होता सख्त है। इट ऑफन रिजॉल्व इन 2 वीक्स और लेस। 2 हफ्ते या 2 हफ्तों से भी कम के अंदर सबसाइड हो जाते हैं, इसके इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। सिम्टम्स अपीयर क्विकली। इसके जो सिम्टम्स हैं वो तेजी के साथ अपीयर होते हैं। दिस टाइप रिस्टोर्स योर बॉडी टू इट्स स्टेट बिफोर इलनेस। ये आपकी बॉडी को इलनेस में जाने से पहले पहले क्या कर लेती है, रिस्टोर कर देती है। ठीक है, there are 5 main clinical features that occur during the process of acute inflammation. अब acute inflammation का जो प्रोसेस है उसमें बेसिकली क्या होता है, आपको जो क्लिनिकल फीचर्स नजर आएंगे वो ये होंगे। रूबर जिसको बोलते हैं, रेडनेस, जहां जिस जगह पर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगी वो जगह रेड होगी। क्यों रेड होगी, क्योंकि वहां पर वेसोडाइलेटेशन होती है, खून का बहाव तेज होता है। ठीक है, ट्यूमर, स्वेलिंग हो जाती है वहां पर क्योंकि वेसोडाइलेटेशन हुई, तो जो बेड मैट्रिक्स था वो फैला जिसकी वजह से स्वेलिंग हो गई। ठीक है, ओके, परमीबिलिटी इनहेंस हो गई। परमीबिलिटी इनहेंस होने से जो सेल के अंदर के कंटेंट थे वो बाहर निकले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और स्वेलिंग हुई। कैलर, हीट, डॉलर, पेन को कहते हैं, और लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 क्लिनिकल फीचर्स हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन के अंदर नजर आएंगे। ये बेसिकली कार्डिनल साइंस इसको कहते हैं। ठीक है, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। ये देखें, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है
जो आपको एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में बता रही है। ठीक है, रेडनेस देख रहे हैं, स्वेलिंग देख रहे हैं। जब इस किस्म की कंडीशन होती है तो यहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शन भी होता है। आप अंगूठे को पूरी तरह, या ये पेशेंट जो है अंगूठे को पूरी तरह नहीं हिला पाएगा। ठीक है, और इस जगह को अगर आप हाथ लगाएंगे तो ये कंपैरेटिवली गर्म होगी, और पेन भी यहाँ पर महसूस हो रहा होगा पेशेंट को। ठीक है, ओके। ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो कि ल्यूकोसाइट्स की माइग्रेशन बता रहा है। ये जो रेड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लू के साथ दरमियान में, ये बेसिकली ल्यूकोसाइट्स हैं। तो माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स को एक्यूट इन्फ्लेमेशन में बता रहा है। ठीक है, ओके। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो दो कंपोनेंट्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर मोस्टली हम पढ़ेंगे। एक होगा वेस्कुलर इवेंट्स का, और एक होगा सेलुलर इवेंट्स या वेस्कुलर चेंजेस, और दूसरा सेलुलर चेंजेस। ठीक है, वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं वेस्कुलर इवेंट्स को या वेस्कुलर चेंजेस को। होता क्या है? इंक्रीज ब्लड फ्लो सेकेंड टू वेजोडाइलेटेशन। वेजोडाइलेशन, ये वेजोडाइलेटेशन होती है, वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट होती हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमीबिलिटी, जो अभी मैंने बात की थी। ठीक है, जो वेसल्स की परमेबिलिटी है वो क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। बोथ डिजाइन टू ब्रिंग ब्लड सेल एंड प्रोटीन्स टू साइट ऑफ इंफेक्शन और इंजरी। ठीक है, और परमीबिलिटी क्यों ज्यादा होती है? ताकि आपकी जो ब्लड सेल्स हैं और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं या अदर प्रोटीन्स हैं वो उस साइट ऑफ इंफेक्शन या इंजरी पर पहुंच जाएं। ठीक है, ये तो हो गया वेस्कुलर इवेंट्स। जो सेलुलर इवेंट्स हैं उसमें क्या चीज है? ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट है एंड देन एक्टिवेशन है। अब रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स की एक किस्म है ल्यूकोसाइट्स, जो मेजर एक वो है। तो इसमें क्या होता है कि मार्जिनेट, ये बेसिकली माइग्रेशन है। ये थोड़ा सा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। माइग्रेशन एंड रोलिंग अलोंग द वेसल वॉल। तो ल्यूकोसाइट जो है वो माइग्रेट होते हैं और रोल होते हैं वेसल्स की वॉल के साथ। फिर क्या होता है? फिर ये एडहेयर हो जाते हैं एंडोथीलियम के साथ। और फिर क्या होता है? माइग्रेशन इंटरस्टिशियल टिश्यू टुवर्ड्स अ केमोस्टैटिक स्टिमुलस। अच्छा सॉरी, ये मार्जिनेशन ही है, माइग्रेशन नीचे है। ठीक है, ये हमने ल्यूकोसाइट की माइग्रेशन पढ़ी। अब क्या होता है कि ल्यूकोसाइट जब माइग्रेट हो जाते हैं साइट ऑफ इंजरी पर, तो अब उनकी एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन कैसे होती है? देयर इज नो रिस्पॉन्स इन ईदर द इनेट और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अनलेस ल्यूकोसाइट क्रॉस ब्लड वेसल्स। जब तक ल्यूकोसाइट ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं करेगा, चाहे इनट इम्यूनिटी हो चाहे एडेप्टिव इम्यूनिटी हो, जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, बॉडी का, वो नहीं आएगा। बॉडी का रिस्पांस तभी आएगा कि जब ल्यूकोसाइट्स ब्लड वेसल्स को क्रॉस करेंगे और साइट ऑफ इंफेक्शन पर पहुंचेंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यून सेल और ल्यूकोसाइट टू साइट्स ऑफ इंफेक्शन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इनकी जो रिक्रूटमेंट है या इनकी जो माइग्रेशन है टू द साइट ऑफ इंफेक्शन, वो एब्सोल्युटली जरूरी होती है, नेसेसरी होती है। Leukocyte activation is characterized by synthesis and release of many inflammatory molecules such as leukotrienes, prostaglandins, bradykinin, free oxygen radical, and cytokines, etc. ठीक है, तो ल्यूकोसाइट बेसिकली एक्टिवेट कैसे होते हैं कि जब सिंथेसिस होगी और रिलीज होगी किस चीज की? ल्यूकोट्राइन्स की, प्रोस्टाग्लैंडिन की, ब्रेडिकाइनिन की। ठीक है, और फ्री ऑक्सीजन रेडिकल और साइटोकाइंस की। ठीक है, अब ये देखें होता क्या है। अगर नॉर्मल हालात हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है,
एक तरफ आपको आर्ट्रियोल नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ वेन्यूल नजर आ रहे हैं। और ये जहां पर वेन्यूल है इससे ऊपर जो है वो इक्वेशनल रेजिडेंट लिम्फोसाइट्स आर मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, ये साइट इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, ये देखिए, आर्ट्रियोल की डायलेशन होती है, वेन्यूल की भी डायलेशन हो गई। ठीक है, जब डायलेशन हुई तो डेफिनेटली वहां पर जो ब्लड की सर्कुलेशन थी वो भी ज्यादा हो गई। ठीक है, जो एक्सपेंड कैपिलरी बेड है वो भी एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रोफिल की जो है वो एमिग्रेशन होती है, न्यूट्रोफिल की एमिग्रेशन हो जाती है। और फिर क्या होता है, लीकेज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स की लीकेज है वो होती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, और फिर एडिमा कॉज हो जाती है। तो ये नॉर्मल और इन्फ्लेम्ड कंडीशंस आपको बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की क्या क्या आउटकम्स हो सकती हैं। Inflammation generally has on three outcomes which are as resolution, जो इन्फ्लेमेशन होती है वो क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। रीजनरेशन एंड रिपेयर, रीजनरेशन और रिपेयर होती है। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कभी कभार ऐसा होता है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाती है। और स्कारिंग या फिब्रोसिस, ठीक है, स्कार बन जाते हैं, फिब्रोसिस का अमल होता है। तो ये आउटकम्स हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के। स्टिमुलाई फॉर एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के स्टिमुलाई कौन कौन से हैं। ठीक है, इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, और अमंग द मोस्ट कॉमन एंड मेडिकली इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन ट्रॉमा है, वेरियस फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स हैं जैसे थर्मल इंजरी है, इरेडिएशन है, टॉक्सिसिटी फ्रॉम सर्टेन इन्वायरमेंटल केमिकल्स हैं, इंजर होस्ट सेल्स एंड इलिसिट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो होस्ट सेल होता है, ये होस्ट सेल्स होते हैं, उनको इंजर कर देते हैं। ठीक है, और फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, टिश्यू नेक्रोसिस भी होती है, किसी भी वजह से हो सकती है, इंक्लूडिंग इस्कीमिया, कि जब बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स या ब्लड की मुकम्मल ब्लॉकेज हो जाए। ठीक है, हाइपोक्सिया भी हो सकती है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो डिसकंटिन्यू हो। ठीक है, केमिकल इंजरी भी हो सकती है, फॉरेन बॉडीज भी इसके अंदर इंक्लूड है। ये तो हुआ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब हम आते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की तरफ कि व्हाट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। Chronic inflammation is basically a slower and less severe form of inflammation. एक तो ये कि ये जनरली, जैसे हमने एक्यूट में पढ़ा था कि तेजी के साथ होती है, ठीक है, और सीवियर होती है, तो ये उसके बरखिलाफ है, स्लोअर होती है और सीवियर नहीं होती। इट टिपिकली लास्ट लॉन्गर देन 6 वीक, मंथ्स टू ईयर, ये 6 हफ्तों से ज्यादा चल सकती है, कभी कभार सालों पर भी मुहित होती है, कई सालों तक। ठीक है, जैसे सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो स्मोकर्स होते हैं, पुराने स्मोकर, या किसी के पेरेंट्स में से वालिद साहब किसी की स्मोकिंग करते हैं, तो उनको पता होगा कि वहाँ पर कभी कभार ये होता है कि सीओपीडी हो जाती है। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को जो कि कंटिन्यूसली स्मोकर होते हैं या चेन स्मोकर होते हैं। तो सीओपीडी बेसिकली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है या डिसऑर्डर है, क्रॉनिक होता है। ठीक है, ये कई कई साल चलता है। इट कैन अकर इवन व्हेन देयर इज नो इंजरी, अगर इंजरी नहीं होती तब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एंड इट डजंट ऑलवेज एंड व्हेन द इलनेस और इंजरी इज हील्ड। ठीक है, it may take over from acute inflammation if the damage cannot be resolved in a few days. अगर बॉडी को डैमेज हुआ है, इंजरी हुई है, और वो डैमेज
कुछ दिनों के अंदर रिजॉल्व नहीं हो सका, ठीक है, तो क्या होता है कि ये टेक ओवर कर जाती है टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है और वो ठीक नहीं हो सकी कुछ दिनों के अंदर, जो हमने टाइम पीरियड बताया था, तो वो फिर किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन से ही वजूद में आए, ये इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है। इट में डेवलप अलोंगसाइड एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन सीवियर एंड परसिस्टेंट रिपीटेड इरिटेशन। ठीक है, हो सकती है अलोंगसाइड, लेकिन इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है। कॉजेस क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के और एटियोलॉजी क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, तो हम नंबर बाय नंबर देखते हैं इसकी एटियोलॉजी। Failure of eliminating the agent causing an acute inflammation such as infection organism including Mycobacterium tuberculosis, protozoa, fungi, and other parasites that can resist host defense and remain in the tissue for an extended period. कभी कभार बॉडी से जो इन्वेडिंग एजेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से इलिमिनेट नहीं होते। तो जब वो एलिमिनेट नहीं होते तो वो क्या करते हैं कि बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं एक लंबे अरसे तक। ठीक है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होती है ना, उसके अंदर ये बैक्टीरिया बेसिकली होता है। इसी तरह कुछ प्रोटोजोआ हैं, फंजाई भी हैं, कुछ पैरासाइट्स भी हैं जो कि रिजिस्ट करते हैं होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को और टिश्यू या बॉडी के अंदर लंबे अरसे तक रहते हैं। एक तो ये वजह। दूसरी वजह क्या हो सकती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, एक्सपोजर टू अ लो लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर इरिटेंट और फॉरेन मटेरियल that cannot be eliminated by enzymatic breakdown of the body or phagocytosis in the body. कभी कभार एज ए रिजल्ट ऑफ फेगोसाइटोसिस या जो इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर, उसके नतीजे में जो इन्वेडिंग पार्टिकल होता है वो, या इरिटेंट पार्टिकल होता है, जो फॉरेन मटेरियल होता है, वो बॉडी से पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं होता। ठीक है, और ये फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। या कभी कभार ऐसा होता है कि एक बंदा है वो एक लंबे अरसे तक किसी केमिकल एजेंट के साथ जो है वो उसका वास्ता रहता है, जैसे सिलिका डस्ट ऐसी जगह पर काम करता है कि जहाँ पे सिलिका डस्ट है, तो वो इनहेल करता है बेसिकली इस चीज को, और वो आहिस्ता 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 होकर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ठीक है, क्योंकि वो फेगोसाइटोसिस से या जो इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन का प्रोसेस है बॉडी के अंदर, उससे एलिमिनेट नहीं हो सकते। जो ऑटो इम्यून डिजीज है, कभी कभार बॉडी ये करती है कि अपने ही हेल्दी सेल्स को दुश्मन तस्वर करते हुए उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो रूमेटाइड आर्थराइटिस बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही हेल्दी सेल्स को दुश्मन करार देते हुए या समझते हुए उसको डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो होती है। रिकरेंट एपिसोड ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन बार बार होती है। ठीक है, रिकरेंट एपिसोड्स उसके होते हैं। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है वो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स भी होता है। ठीक है, सीक्वल नहीं होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, अलोंग साइड तो चलता है लेकिन उसका सीक्वल नहीं होता, इंडिपेंडेंटली भी हो सकती है। और पांचवी जो एटियोलॉजी है, ये जो मेन कॉज है, इन्फ्लेमेटरी एंड बायोकेमिकल इंड्यूसर्स आर कॉजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो जन्म लेता है। ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है और बॉडी के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज होती है। अब हम देखते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफेरेटिव और दूसरी जो होती है ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जो नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफेरेटिव होती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन स्पेसिफिक ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म्ड बाय इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मोनो न्यूक्लियर सेल्स। मोनोन्यूक्लियर सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन की वजह से जो ग्रेनुलेशन टिश्यू, नॉन स्पेसिफिक ग्रेनुलेशन टिश्यू जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, मोनोन्यूक्लियर सेल्स की वजह से। ठीक है, तो ये उनकी वजह से भी हो सकती है। और मोनोन्यूक्लियर सेल्स कौन कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं और प्लाज्मा सेल्स हैं। एंड प्रोलिफरेशन एंड ऑफ फिब्रोब्लास्ट, और फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन की वजह से, तकसीम दर तकसीम होने की वजह से, या कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन की वजह से, ठीक है, या वेसल्स के सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से, एंड एपिथेलियल सेल्स। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल जो है नॉन स्पेसिफिक प्रोलिफरेटिव इन्फ्लेमेशन की, ये जो पॉलिप होती हैं नेजल पॉलिप्स जैसे कि, ठीक है, ये नाक के अंदर कुछ लोगों के छोटे छोटे गुब्बारे से बने हुए होते हैं, तो उनको कहते हैं पॉलिप्स। उसके लिए क्या किया जाता है, पॉलिपेक्टोमी की जाती है। पॉलिपेक्टोमी क्या चीज़ है, उन पॉलिप्स का ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, कुछ डॉक्टर्स जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के नेजल स्प्रेज भी तजवीज़ करते हैं, लेकिन ये फिर ये होता है कि नेजल स्प्रे से ठीक हो जाती हैं पॉलिप्स, उसके बाद फिर जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि उसकी पॉलिपेक्टोमी की जाती है। ठीक है, और जो दूसरी किस्म की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, ग्रेनुलोमेटोरस इन्फ्लेमेशन, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स नोडुलर रीजन और ग्रेनुलोमास। इसके अंदर क्या चीज होती है, ग्रेनुलोमा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या क्या हैं। Some of the common signs and symptoms that develop during chronic inflammation are listed below. For example, body pain, arthralgia जिसको joint pain कहा जाता है, myalgia जिसको muscle pain कहते हैं, along with this chronic fatigue and insomnia, जो नींद का भाग जाना है insomnia कहलाता है। fatigue किसे कहते हैं, थक जाने को। ठीक है, chronic fatigue, बहुत ज़्यादा थकावट होती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन जैसा कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गया, डायरिया हो गया, मोशन वगैरह, एसिड रिफ्लक्स, जो एसिड जो स्टमक का एसिड है वो ऊपर की तरफ आता है, मुंह की तरफ आता है, रिफ्लक्स करता है। इसके अंदर वेट गेन और वेट लॉस दोनों हो सकती हैं। ठीक है, और जो इन्फेक्शन है वो भी फ्रीक्वेंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल्स जो हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में। द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इज मच मोर वेरिड देन दैट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है क्रोनिक की और एक्यूट की, वो वेरी करती है एक दूसरे से। इट इज जनरली डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ सेल दैट आर प्रेजेंट। कौन कौन से, वहां पर तो हमने न्यूट्रोफिल का तस्करा किया, लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी हो सकते हैं ये भी, लेकिन उसके साथ साथ प्लाज्मा सेल्स भी हैं, इसिनोफिल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट या मायोफिब्रोब्लास्ट हैं। ये तमाम के तमाम सेल जो हैं वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर मौजूद होते हैं। Generally, the morphology of chronic inflammation is fairly non-specific. However, the proportion of each cell type will vary depending on the condition. तो डिफरेंट कंडीशन के अंदर जो सेल्स जो हैं उनकी कंपोजिशन वेरी करती है, डिफरेंट होती है। किसी एक कंडीशन में एक किस्म के सेल्स होंगे, किसी दूसरी कंडीशन में दूसरी किस्म के सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर रूमेटाइड आर्थराइटिस प्रेजेंट्स मेनली विद प्लाज्मा सेल, इसके अंदर प्लाज्मा सेल होते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक है, तो उसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट्स आर टिपिकली मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन की वजह से सेल्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट सब क्या हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कैन हैव अ नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड डिजीज प्रोसेस इट इज एसोसिएटेड विद। तो डिपेंड किस चीज पे करता है, एरिया पे कहाँ पर हो रही है, और डिजीज के प्रोसेस पे। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत सारी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर फिब्रोसिस, जैसे कोलोन की अगर इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक है, कोलियोसिस्टाइटिस जिसको कहते हैं, कैन लीड टू फिब्रोसिस ऑफ द गॉल ब्लैडर।
इम्पेयर्ड फंक्शन भी हो सकता है जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर, और एट्रोफी भी हो सकती है जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा इन गैस्ट्राइटिस। ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ट्रीटमेंट में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इज a natural part of the healing process, but when it becomes chronic, it is important to get it under control to reduce your risk of long-term damage. Some of the options that have been explored for managing inflammation include non-steroidal anti-inflammatory drugs। दो किस्म की मेडिसिन होती हैं, एक ओवर द काउंटर होती हैं जिसको ओटीसी मेडिसिन कहा जाता है, और एक होती है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नाम लेने पर मिल जाएंगी, जैसे डिस्प्रिन है या एस्प्रिन है या आइबुप्रोफेन है, ठीक है, ब्रोफिन वगैरह, जैसे नेप्रोक्सिन है, तो ये आपको मिल जाएंगी। लेकिन आमतौर पर इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो फिर बॉडी के लिए क्या करता है, नुकसानदेह होता है, अल्सर कॉज करता है। तो इसका एक लिमिटेड अरसे तक इस्तेमाल जो है वो क्या होता है, बॉडी को फायदा देता है। इसी तरह स्टीरॉइड्स हैं, कार्टिकोस्टीरॉइड्स, इट्स अ टाइप ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन, दे डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड सप्रेस द इम्यून सिस्टम। लेकिन यहाँ पर भी आपने ये बात याद रखनी है कि स्टीरॉइड्स को अगर आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो ये बॉडी को डैमेज करेगी। कुछ किस्म के सप्लीमेंट्स भी होती हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं, जैसे फिश ऑयल है, लिपोइक एसिड है, ठीक है, कुरकुमिन जो कि हल्दी से निकलती है, एक कंपाउंड है। दे आर यूज्ड टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस। अच्छा, कुछ किस्म के मसाला जात स्पाइसेस जो होती हैं वो भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जैसे जिंजर है, अदरक, गार्लिक, लहसुन, ये चीज़ें जो हैं ये भी बेसिकली इसको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें हमने इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो था उसके बारे में डिस्कशन की।